परिचय कराता हूँ, आप एडवोकेट नशीने जी हैं, ठीक है। और ये है पूनम, जो सेकंड अटेम्प्ट में जो है इन्होंने इस बार क्वालिफाई किया। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताता हूँ, मैं बाकी चीज़ चाहूँगा कि कुछ चीज़ें सर बताएं और कुछ चीज़ें जो है पूनम बताएं आपको। ये आरएसयू में जब फर्स्ट ईयर में थी तो यूजुअली मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को अवॉइड करता हूँ, खासकर आरएसयू के, क्योंकि क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबको अवॉइड करता हूँ। आरएसयू का जो सिलेबस है पंडित रविशंकर शुक्ल का, उसमें 2 साल हमको बीए के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा पैटर्न था। तो यूजुअली मैं आरएसयू के बच्चे को थर्ड ईयर से लेता था। अभी भी मेरा ट्रेंड वही है, मैं मानता हूँ। कल भी मेरे पास आया तो मैं बोला आप 2 साल उसको पढ़ने दीजिए करके। इसके बाद बाकी जैसे इंस्टीट्यूशन हैं उनके यहाँ फर्स्ट ईयर से लॉ शुरू हो जाता है। तो सर आए, बोले नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जज बने, और आपको बता दो कि सर ने भी जज की तैयारी की थी। और ये बात बोले कि सर मैं नहीं बन पाया तो मैं कम से कम अपनी बच्ची को बनते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा कुछ ही है ना, बाकी आप बताएंगे, आप दोनों को फ्री हैंड रखूँगा यहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो इसके मन में डाली गई, और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर से तुमने ज्वाइन कर लिया था ना। तो ये एक पहली स्टूडेंट थी जिसको मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाया। ये बीए के सब्जेक्ट पढ़ रही थी और यहाँ पे लॉ पढ़ने आती थी, यहाँ बैठती थी ये। और ऐसी भीड़ बहुत रहती थी क्लास में, यहाँ कुछ समय बैठी, उसके बाद फिर ऑनलाइन बैठी। और मैं ये बोल सकता हूँ कि उस दिन से लेकर आज तक इसने, सिलेक्शन की बात अलग है, अब तो हो, कभी किसी बैच को, किसी क्लास को ब्रेक नहीं किया। मतलब बहुत से स्टूडेंट आते हैं और वो क्या होता है, 1 साल पढ़ते हैं या 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद मूव ऑन कर लिए या कुछ कर लिए, चले गए या सेल्फ मोड में चले गए। पर ठीक नसीने जी का ये कहना था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ब्रेक नहीं करूँगा, और कंटिन्यू कोई भी क्लास ऐसी ब्रेक हुई होगी, मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जैसे कई लोग मुझे बदनाम करते हैं कि सर आप बहुत प्रोफेशनल हैं, बट इस बात को सर अच्छे से बताएंगे, नशीने जी अच्छे से बताएंगे कि मैंने इस बच्ची का एडमिशन एक समय के बाद क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है इसका कि लास्ट मैंने कब इसका एडमिशन लिया होगा या मैंने लास्ट रिसिप्ट कब काटी होगी, ठीक है। ये शायद इसको मालूम ही नहीं, बस ये मेरी और नशीने जी की टीमिंग थी। घर भी आए हैं तो बहुत इस बच्ची ने मेहनत किया है, मतलब 6 से 7 साल इसने डेडिकेट होके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस समय हम ब्रेक कर देते वो पढ़ा, उसके बाद फिर लॉ भी पढ़ा, और 5 साल पढ़ने के बाद इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इसका टारगेट ये था फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे निकालना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पिछले बार क्वालिफाई नहीं हो पाई और सेकेंड अटेम्प्ट में इसने क्वालिफाई किया। और इस बार मैंने बोल दिया था तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। इस बीच की बातें बहुत सारी इमोशनल चीज़ें हैं, और वो आप सर से सुनेंगे तो बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैमिली में भी ऐसा हुआ। बट इसने कभी क्लास ब्रेक नहीं की कि मैं हो गया भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो उसको लगा, जैसा लगा, ये करती चली गई। और ये बोलना चाहिए कि नहीं, ईश्वर बोलते ना कि आपकी मोहब्बत इतनी होनी चाहिए कि जो है खुदा को भी झुकना पड़ जाए आपकी मोहब्बत देख के। तो इसने जो 6-7 साल अपने जीवन के दिए, वो डेडिकेशन आज इसके काम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं पूनम को ये बधाई दूंगा कि उसने केवल अपना सिलेक्शन नहीं लिया, बल्कि अपने पापा का वो सपना था वो उसको भी पूरा किया। तो ये कुछ बातें हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पूनम से पहले सर बैठे हैं, तो सर बताएं उसकी लाइफ कैसी रही, इस बीच में कैसा क्या रहा। और हमारी बॉन्डिंग अलग है, मतलब मैंने कहा, आप लोग कुछ देख रहे होंगे कि मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ। जो मुझसे जो पेरेंट्स अटैच हुआ है, ये मान के चलो कि मैं उससे अटैच हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत फ्री होकर बात कर सकते थे। तो वो चीज़ें नहीं। फिर पूनम अपना जो है एक स्ट्रगल लाइफ से कैसे इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में निकाला, लास्ट टाइम नहीं हुआ तो वो क्या अनुभव रहा, बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो पूनम को हेड्स ऑफ करने के पहले मैं सर को हेड्स ऑफ करता हूँ कि उनका पेशेंस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस सिलेक्शन में, ठीक है। मैं बैठता होता हूँ या बात नहीं सर, आप
आपको इधर लेना कैसा। सबसे पहले मैं आप सभी को आप सभी मेरे बेटे या बेटी जैसा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि पूनम बेटी है तो आप लोग भी मेरे बेटी और बेटे जैसे हैं। और सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, और सर को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो मेहनत की है पूनम के लिए वो काबिल तारीफ़ है। और सर के आशीर्वाद से ही क्या बोलते हैं पूनम आज उस मुकाम में पहुंची है। तो हम तो इस काबिल नहीं थे कि हम उसको इतना गाइड कर सकें। ठीक है, हम उस प्रोफेशन में थे, उसका लाभ मिला पूनम को, कुछ गाइडेंस जो होता है, पर सबसे बड़े जो हैं वो गुरु ही हैं। मेरा स्ट्रगल चालू हुआ था 95 में। मैंने क्या बोलते हैं बीएससी करने के बाद फिर एलएलबी किया, 95 में ज्वाइन किया। हमारे सीनियर थे, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, आज़ाद खान साहब, उनके अंडर में मैंने प्रैक्टिस किया और क्रिमिनल प्रैक्टिस किया, सिविल साइड बिल्कुल जीरो में। तो बहुत सारे केसेस हमने किया। उसके बाद 2001 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट खुला, वहाँ हम फिर गए। मिस्टर किशोर भादोड़ी जी थे मेरे सीनियर, उनके साथ मैं एक काम किया। पारिवारिक कारणों के कारण मुझे बहुत आनंद आया। उस समय आर.एस. गर्ग साहब बहुत अच्छे जस्टिस थे, मैं उनका नाम नहीं भूल सकता। वो जूनियरों को बहुत प्रमोट करते थे। तो एक साल वहाँ रहने के बाद फिर वापस में कुछ ऐसा रीज़न बना कि मुझे वापस आना पड़ा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छोड़ करके। 2003 में मैंने क्या बोलते हैं सिविल जज का एग्ज़ाम दिया, 29 पोस्ट निकली थी, मेंस में मैं कट गया। 2005 में फिर 29 पोस्ट निकली, फिर मैं मेंस में कट गया। उसके बाद एक आध बार मैंने एडीजे का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे वो दोनों एक साथ होता नहीं था। प्रैक्टिस भी करता था मैं और रात को पढ़ता था 1 बजे 2 बजे तक। अभी मैं तो बिटिया को बोलता था रात को ज़्यादा देर मत जगिए, क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। सर को भी मैंने बोला था कि समझाइए, 3 बजे तक पढ़ती थी, 2 बजे तक पढ़ती थी, तो उससे कुछ ना कुछ हेल्थ पे इशू आता है। तो हुआ वैसा नहीं हुआ। लगभग मुझे अभी 29 ईयर्स हो गए क्रिमिनल की प्रैक्टिस में करता हूँ, और जो सर के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। अब पूनम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपने बारे में बता दिया मैंने। पूनम ने 12th तक होली क्रॉस स्कूल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम लेके किया। उसके बाद अचानक बोलती है पापा मुझे BA LLB में करना है, क्लैट की एग्ज़ाम देना है। इसने एक कैरियर लॉन्चर, 12th के बाद बिल्कुल ये अनिभिज्ञ थी लॉ से, इसने कैरियर लॉन्चर बोली मुझे जाना है। हम लोग 7 बजे गए, उन्होंने बोले आप कल फ़ीस जमा करिए, कल से क्लास चालू हो रही है। हम आए दूसरे दिन सवेरे 7 बजे, फ़ीस जमा किए तो इसको एंट्री मिली वहाँ। 1 महीने गई ये, पर इसका अनफॉर्चुनेटली क्लैट में नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं रविशंकर की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई। रविशंकर में इसका 3rd नंबर था। वहाँ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, इसमें पूनम का रैंक 3rd आया, वो जो एग्ज़ाम दी एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिर उसके बाद पूनम लगी रही और इसने ये बोला कि पापा मेरे को जुडिशरी में जाना है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग साइड नहीं जाऊंगी। और ये बच्चे का हमने सम्मान किया, उसकी भावनाओं का सम्मान किया, और वो क्या बोलते हैं आज आपके सामने खड़ी है एज ए सिविल जज, क्लास 2 जज। और इसने जो मेहनत किया वो काबिल तारीफ़ है। वो भी सर ने तो मेहनत किया ही, उसके साथ साथ इसने फर्स्ट ईयर में जब आई थी, मैं फर्स्ट ईयर में सर से मिलने आया था। उस समय हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं था, मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। फिर मैंने प्रेयर किया कि सर बिटिया चाहती है कि मैं फर्स्ट ईयर से ही, मैंने बोला कि सर 2 साल बाद एक्चुअली में इसको आना चाहिए, पर बिटिया की ये जिद थी कि नहीं। और सर उस समय लेते भी नहीं थे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं लेते थे सर, क्योंकि वो लॉ बिल्कुल ही नहीं जान रहे ना। कुछ दिनों बाद सर ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची जो है 1 to 6 में आ रही है। तो सर को ये खुशी हुई कि बच्ची मेहनत कर रही है। फिर मैं बीच में आया तो मैंने बोला सर इसका थोड़ा सा अभी नंबर मुझे कम लगता है टेस्ट में। मैं बिल्कुल, सर भेजते थे नंबर, मैं नंबर चेक करता था। फिर मैं आता था कभी कभी मिलने सर से, तो सर ने कहा कि नहीं। सर ने अपना लैपटॉप खोला और बोला आपकी बच्ची जो है 1 to 6 के अंदर ही आ रही है, आप गलतफहमी में कि आपकी बच्ची का नंबर कम हो रहा है। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद आज रिजल्ट, मेहनत। ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप गुरु के ऊपर विश्वास रखिए, माता पिता के ऊपर विश्वास रखिए और सिर्फ मेहनत करिए। सिर्फ लगन से ही आप किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूनम ने करके दिखाया है। बीच में
बीच में अभी 2.5 साल से हमारे को कुछ ऐसा मेडिकल तकलीफ़ आया था, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, तकलीफ़ की बात शेयर नहीं करना चाहूँगा। उस बीच में बिटिया ने क्या बोलते हैं, इसने क्या बोलते हैं, घर में इतनी उलझने तकलीफ़ों के बाद भी इसने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। घर में नहीं पढ़ती थी, घर में बहुत कुछ टेंशन था, ये लाइब्रेरी जाके बैठती थी, 10 बजे से लेकर शाम टिफ़िन ले जाती थी, वहाँ बैठती थी और वहाँ से पढ़ के आ जाती थी। इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिविल जज निकाला, मेंस में नहीं हुआ इसका अनफॉर्चुनेटली। फिर इसने फिर ट्राई किया सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम में रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तो मैं सबसे पहले तो चाणक्य एकेडमी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके आदर्शों के तले या इनके मेहनत के तले, उनके नीचे, उसकी छत के नीचे मेरी बेटी इस मुकाम में पहुंची है। तो मैं सर को प्रणाम करना चाहूँगा। बाकी और शब्द इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, है ना। तो ये बोलूँगा कि मेहनत ही आपको हर मुकाम को तक पहुंचा सकती है। आप सभी मेरे बच्चे हैं, ये बोलूँगा कि सिर्फ डेडिकेशन, आपको जो बोला गया है कि चिड़िया नहीं दिखनी चाहिए, उसकी आंख दिखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है उसको भेदना है। आपको जुडिशरी में आना है, आपको सिविल जज को भेदना है। ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका हो सकता है, पर उसके लिए आपकी लगन और मेहनत ये चाहिए आपको। चलिए, इसके साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू आपको सुनने के लिए मुझे धैर्य से। अच्छा, आप कभी, जैसे अभी बात चल रही थी, तो पूनम के मार्क्स आप देखिएगा, भले ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थी, बट इसके मार्क्स जो है हमेशा अंडर 10 स्टूडेंट में होते थे। अच्छा, कई लोगों को ताज्जुब होता था, बहुत छोटी सी बच्ची थी, मतलब यहाँ बैठती थी, इसकी अगर आप देखोगे तो एकदम मासूम सी आके यहाँ बैठ जाती थी। मेरे को भी लगता था पढ़ाते हुए कि यार क्या समझ में आता होगा, पर इसके मार्क्स हमेशा जो है कंसिस्ट रहे, मतलब ये हमेशा 90 to 100 ऐसा चला है। और कभी मार्क्स कम भी हुए हैं तो हमारी और जो है सर की बात हो जाती थी, तो होता है, किसी को भी लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि भाई उनके बच्चे कैसे कम हो रहे हैं, बट ऑब्जर्वेशन हमेशा इनका रहा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि 6-7 साल अभी अगर आपको 12th के बच्चे हैं और जिनको लॉ नहीं पढ़ना है, कॉलेज में सोशोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और आपको लॉ पढ़ना है क्लास में, तो इसने ये अब अपनी जवानी खुद बताए। बाकी मैंने एक चीज़ देखा है कि इसने ये चीज़ की चिंता नहीं की कि मेरे को एक कॉलेज में काम आएगा, नहीं, सुनती थी। तो पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 साल इसने केवल जो है एक श्रोता के रूप में क्लास में ज्वाइन किया, क्लास सुनी। बाकी ये अच्छे से बताए क्योंकि इन्होंने क्या फील किया, क्योंकि ओल्डेस्ट अगर हम बात करें इस बैच में कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट स्टूडेंट अगर बोले तो ये थी, ये पहली स्टूडेंट थी जिसको मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाया। मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी फर्स्ट ईयर से बच्चों को नहीं लेता, थर्ड ईयर से लेता हूँ RSU वालों को। बाकी तो अगर जैसे बहुत सारे होते हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर, जैसे MAT है, कलिंगा है, और मैथ्स वाले जहाँ से फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाते हैं, तो उनको मैं ले लेता था, पर मैं थर्ड ईयर प्रेफर करता था। तो ये अपनी जवानी खुद बताए, वहाँ बैठती थी, है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना, मेरे को अच्छे से याद है। वहाँ से यहाँ तक मैंने अभी जस्ट बताया कि महज जो है ये अगर फिट की दूरी बात करें तो 3 या 4 फीट होगी, बट उस जगह से इस जगह पे आने पे उसने जो 6-7 साल का संघर्ष है कैसे बिताया, ये सब नए बच्चे हैं, ठीक है, तो इनको खुद की ज़बानी बताए, ठीक है। तो तुम लोगों को फ्री छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए सर, अपन आराम से देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नहीं, अभी वापस आना है, इनको जल्दी जाना है इसलिए। हेलो, जैसे सर ने कहा कि कंसिस्टेंसी ये एक फैक्टर है जो कि हमको हमेशा, मतलब एंड में यही फैक्टर काम आता है। और बाकी जैसे सर का रहा हमेशा से डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, तो मेरा भी मानना यही है कि अगर हम कोई चीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक उसी चीज़ के पीछे हम रहे और उसको करते रहे कंसिस्टेंसी से, तो एक दिन वो अचीव होता ही है। और ये भी मानना है कि अगर एक बार जैसे हम फेल होते हैं कोई भी चीज़ में, तो फिर हमको ये नहीं कि उसको फिर लीव कर दिए, है ना, गिव अप कर दिए, ऐसा नहीं। फिर वापस उठ के उसको वापस सोचना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो, रिज़ल्ट से कोई ऐसे डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कि जैसे सर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही
और सर ने बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया सर का। और बाकी तो बस मैं यही बोलूँगी कि भगवान का साथ था, और भगवान को याद करो और अपना हार्ड वर्क करते रहो, एक दिन अचीवमेंट मिलेगी ही। कुछ पूछना है आप लोग को? क्या मेंस की मैंने वही 4th ईयर से स्टार्ट कर दी थी। हाँ, मैं मतलब 1 या 2 ईयर पहले से ना, जब 5th ईयर कंप्लीट होने वाला था उसके पहले से मैंने कर दी थी स्टार्ट। मुझे ऐसा रहता था कि स्टार्टिंग में जो, जैसे सर ने बताया कि 1st 2nd ईयर में तो मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें, मैं बस यहाँ ऐसे बैठ के सुनती थी और कोशिश करती थी समझने की, और मुझे ऐसा लगता था मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, और इनका लैंग्वेज भी समझ नहीं आता था, मीन्स जैसे बुकिश लैंग्वेज। पर सर का ऐसा था कि मतलब जो सर के मेथड्स रहते थे समझाने के, और जो भी वो इजी वे में कन्वर्ट करके समझाते थे, तो मुझे ये बहुत इससे मिला हेल्प, बहुत हेल्प मिला सर का। और बाकी सर का जो भी क्वेश्चन पेपर रहता था सॉल्व करने का, उससे भी बहुत प्रैक्टिस होता था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता था। तो यही सब था। और बाकी शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे जैसे ही मैं 3rd ईयर 4th ईयर तक ऐसे पहुंचना चालू की ना, तो मुझे फिर चीज़ें भी समझ में आने लगी कि बुक में क्या दिया है और उसका एक्चुअली में मतलब क्या निकल रहा है। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था कि समझ नहीं आता था चीज़ें, फिर 4th ईयर 5th ईयर तक पूरा चीज़ ऐसा क्लियर होना चालू हो गया। उसके बाद फिर मेंस में भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन की थी, तो मैं ऑनलाइन ही मैंने ज्वाइन किया था। तो उस टाइम ऐसा था, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था मेंस में भी, पर धीरे धीरे फिर जब सर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी चालू हुआ और बाकी सर की गाइडलाइन से, तो फिर वो धीरे धीरे सब समझ आना चालू हुआ। उसके बाद फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा, जैसे सर ने बताया, नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने फिर से दिया था, तो फिर वो अभी क्लियर हुआ। और कुछ? हाँ, मैं कंटिन्यू लगी रही कोचिंग में। मतलब मैं जब हमारा फर्स्ट ईयर का जो एंडिंग होता है ना, तब से मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग, और फिर उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू ही लगी रही। बीच में कोरोना का जब टाइम आ गया था, तो मैं फिर ऑनलाइन ही हम लोग स्टार्ट कर दिए थे कोचिंग। तो बीच में मतलब 1 या 2 साल तो ऐसा ऑनलाइन ही चला था, पर मैंने कोई भी क्लासेस जो थी सर की, वो मैंने छोड़ी नहीं थी देखना। मतलब ऐसा था कि मैं देखती थी क्लासेस, हमेशा मैं देखती ही थी सर की। और मेरा ये मानना था कि हर एक क्लास मतलब सर की जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुक में जो लैंग्वेज दिया होता है और जैसे जो समझाना जाता है ना, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों में। बुक में सिर्फ हमको ऐसा रहता है कि उसको हम याद कर रहे हैं, पर मेरा मानना ये है कि अगर वो चीज़ों को हम समझ के पढ़ें और इजी वे में पढ़ें, कुछ ट्रिक से याद करके, या तो फिर उससे हम लोग को वो एग्ज़ाम टाइम तक याद रहता है ना, और उसको हम फिर भूल नहीं पाते जल्दी। तो यही है। और कोई भी चीज़ को मतलब एज अ बर्डन लेके पढ़ना, तो मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को एज अ इंटरेस्ट लेके, उसका कुछ न्यू मेथड ढूंढ के, या फिर कुछ किसी के समझाने से भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसको एज अ स्टोरी फॉर्म में, जैसे सर कभी कभी स्टोरी फॉर्म में बताते हैं, तो ये सब चीज़ें से मुझे बहुत हेल्प हुई थी। इंटरव्यू में तो हमको 50% जीके का पूछा था और 50% लॉ का। तो जैसे कि मुझसे तो ऐसा पूछा गया था कि जैसे आप रायपुर की हो, ऐसे वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ये पूछा गया था कि रायपुर कब फॉर्म हुआ है, डेट बताओ, और साथ में रायपुर में कितने मीन्स वो ज़ू जंगल सफारी है वो सब, और डिफरेंस क्या होता है ज़ू में जंगल सफारी में, और भी मीन्स कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जीके के। और इसके साथ हाँ, वो एक मुक्तांगन है, उसका पूरा नाम बताओ, है ना, उनका मतलब क्या है। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि जो चीज़ें हैं जीके की भी आप स्टार्ट, अभी तो जीके ऐड हो गया ना उसमें, तो अभी से तो मतलब जीके भी साथ साथ ना टच में रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी में इंटरव्यू में बहुत काम आता है जीके। और यही सब था। और लॉ में भी यही सब पूछा गया था, जैसे सीआरपीसी पूछा गया था मुझसे, तो उसमें विक्टिम का डेफिनेशन कहाँ दिया है,
विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहाँ है और विक्टिम के राइट्स टू अपील कहाँ है, ये सब पूछा गया था। और एविडेंस में भी मुझसे पूछा गया था कि बेसिक से ही पूछा था कि मे प्रेज्यूम और शैल प्रेज्यूम में डिफरेंस क्या है। और टीपीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था गिफ्ट का क्या डिफरेंस है, गिफ्ट के टाइप्स वगैरह। तो ये सब बेसिक से ही क्वेश्चन थे उसमें। तो इंटरव्यू में ऐसा है कि वो उसमें कुछ सिलेबस नहीं होता, मींस उसमें जितना है अपने सब्जेक्ट से एक बार कवर कर लीजिए और बाकी जीके वगैरह तो नॉर्मल जो डेली का रहता है न्यूज़पेपर और ये सब उससे, और जो बेसिक जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बारे में बेसिक नॉलेज, ज़्यादा नहीं। तो इंटरव्यू का वही था बस। बुक्स, हाँ एमसीक्यू में एक बुक है वो सिंगल पब्लिकेशन की, तो मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती थी। और उसके अलावा तो मैंने कोई बुक नहीं ली। और मैं एक बुक तो पहले ली थी स्टार्टिंग में, पर उसमें ऐसा था कि जो आउटर स्टेट्स के सब्जेक्ट्स थे तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मीन्स वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मेरा भी वही मानना है कि आप लोग छत्तीसगढ़ का जितना हो सके, अगर छत्तीसगढ़ का ही दिला रहे एग्ज़ाम तो छत्तीसगढ़ के लिए सिंगल तो बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें हर चैप्टर के अकॉर्डिंग टॉपिक पूरा डिवाइडेड रहता है ना, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा बुक है। और मेंस के लिए रॉबिनजीत, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले थे तो उसके लिए रॉबिनजीत अच्छी बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, वो प्रेफर करना चाहिए। और जजमेंट के रिगार्डिंग तो मैंने बताया ना, जैसे रॉबिनजीत बुक है तो वो बहुत अच्छा लगा। उसमें पहले मैं ऐसा करती थी कि जैसे सर समझाते थे पहले तो मैं वो क्लास अटेंड कर लेती थी। उसके बाद जो बुक है रॉबिनजीत की, उसमें कोई भी क्वेश्चन जैसे टॉपिक वाइज है ना, तो उसमें अलग अलग ऐसे डिवाइड कर देती थी टॉपिक कि इतने टॉपिक्स के ये क्वेश्चन है, इतने टॉपिक्स के ये। तो उसमें एक ऐसा आप शेड्यूल बना के करोगे ना तो वो इजी पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड करके, जैसे हर्ट के कुछ अलग क्वेश्चंस, थेफ्ट के अलग क्वेश्चंस, ऐसे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लिए अलग अलग। उसके बाद फिर उसको ना अब रीड करना स्टार्ट करो लिखने के पहले। मतलब जजमेंट तो हमको लिखना ही है, ऐसे सोचने का नहीं है, पर उसमें मेरा ये है कि उसको ऐसे नॉवेल, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं नॉवेल पढ़ते हैं ना, तो मेरा ये कि मैं उसको ऐसे नॉवेल टाइप ऐसे रीड करती थी रॉबिनजीत को। तो उससे मुझे बहुत ये रहता था कि बहुत उसमें जो लाइन्स है वो बहुत अच्छी लगती थी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी के लिए मुझे नहीं पता बुक, क्योंकि मैंने हिंदी का बुक नहीं लिया था। और बाकी इंग्लिश के लिए तो यही था। हाँ, ट्रांसलेशन का सर जैसा जितना भी ट्रांसलेशन देते थे ना, कोशिश करती थी कि पूरा वो कवर करूँ सर का। और ट्रांसलेशन के लिए भी जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स रहते थे ना, वो सॉल्व करेंगे तो उससे ऐसा रहेगा कि उसे पता चलता है कि किस लेवल का पूछते हैं उसमें ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के लिए ना, इसके लिए भी कोई ऐसा है कि सिलेबस फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कोई भी वर्ड दिमाग में सोचना, आसपास कुछ बात हो रहा है। मेरा ऐसा रहता था कि अब जैसे कोई बात कर रहा है ना, उनके मुंह से मैं हिंदी वर्ड सुन ली तो मेरे अंदर एक वो आ जाता था क्यूरियोसिटी कि मैं ये वर्ड है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसी टाइम मैं देखती थी फ़ोन में, गूगल में उसी टाइम कर लेती थी इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उससे ना ऐसा बढ़ते गया उसका वर्ड्स का जो ग्लॉसरी है। और ट्रांसलेशन के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि जो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं डेली का 20 से 30 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 वर्ड्स अगर आप रोज़ डेली लिखते रहेंगे है ना, उसको रोज़ रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपके कम से कम बहुत हो जाएंगे, 2 महीने में बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे उसमें। और बाकी उसको फिर रोज़ अगर रिवाइज़ करेंगे तो वो ऐसा उसको बर्डन से नहीं पढ़ना है कि हमको याद करना है। अब रोज़ बस जैसे फ्रेंड्स में ही अपने बैठे हैं 2 लोग है ना, तो हम लोग का भी ऐसे ही था, फ्रेंड्स में अपन ऐसे बैठते थे। तो अब वो क्या होता है, सुन के भी याद होता है ना। तो एक फ्रेंड है वो जैसे सुन रहा है बोल रहा है और दूसरा इंसान सुन रहा है, फिर एक टर्न आता है कि वो बोले दूसरा सामने वाला सुने, तो ऐसे सुन के भी याद होता है। तो मेरा यही है कि या तो हम देख के भी याद कर सकते हैं, सुन के भी किसी को है ना, और ऐसे एक साथ पढ़ के भी ग्रुप में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है ना, एक दूसरे का नॉलेज शेयर होता है, तो वो सब ऐसे बनता है, तो वो सब भी कर सकते हैं ऐसे। और बाकी ट्रांसलेशन के लिए तो यही, उसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, वो अपने हिसाब से अलग अलग अब कहीं से भी वर्ड्स कहीं से भी मिले। बाकी ऐसे उसके लिए जो बुक्स होती है ना वो खरीद सकते हैं, जैसे रहती है बुक्स अलग अलग, उसकी कोई भी बुक ले सकते हैं।
और उसमें से बस डेली का ये है कि कंसिस्टेंसी, जैसे सुबह कर लिए आप 2 पैराग्राफ है ना, शाम को कर लिए, ऐसा कंसिस्टेंसी करते रहना चाहिए बस, मतलब वो छूटना नहीं है उसको, ऐसा कर सकते हैं आप। तो उससे वो फिर आसान हो जाता है। फिर वही चीज़ को जैसे आप 10 दिन में देखोगे तो ऐसा रहेगा कि वो मतलब याद नहीं हुआ ऐसा लगता है 10 दिन में। फिर मेरे साथ भी यही होता था, मैं ऐसा 1 हफ्ते से स्टार्ट की जैसे, तो मुझे याद नहीं होता था, इंटरेस्ट भी नहीं आता था उतना क्योंकि याद नहीं होता था। उसके बाद फिर 1 मंथ होता था, 2 मंथ होता था, फिर जब 2 मंथ हो जाता था ना, जब याद होना चालू हो जाता था, और जैसे अपन ऐसे एक दूसरे के फ्रेंड्स में भी टेस्ट लेते थे तो उसमें भी जैसे बता देते थे, जैसे कोई पूछ रहे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ चलो ठीक है बता रहे हैं, है ना। तो फिर पढ़ने में और मज़ा आता था वही चीज़ों को। तो उसका तो वैसे कर सकते हैं ट्रांसलेशन। हाँ, कॉलेज का ऐसा रहता था कि मैं मतलब फर्स्ट ईयर के एंडिंग से मैंने स्टार्ट किया था। तो जैसे सेमेस्टर रहता था ना कॉलेज का, तो मेरा ऐसा था कि मैं उसको सिर्फ पास होने के लिए करती थी। ऐसा मेरा एम नहीं था कि मैं उसमें टॉप करूं या ऐसा कुछ, सिर्फ 1 मंथ देती थी उसको, ज़्यादा नहीं। नहीं, ये वाला जो रहता था ये सुबह मैं आती थी यहाँ पर, तो 8 से 10 बजे तक मैं यहीं बैठती थी। हाँ, ये अटेंड करती थी, मतलब उसका रीड भी करती थी घर जाके, जितना सर ने पढ़ाया रहता था। तो मैं कोशिश करती थी कि उतना खुद से सेल्फ करूँ या उसके बारे में ढूंढूँ कुछ, तो ये रहता था। बाकी कॉलेज का तो इतना मेरे ख्याल से बर्डन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा अगर यही करना है तो फिर कॉलेज का ऐसा कुछ टाइम दे सकते हो कॉलेज को, है ना। और जैसे एग्ज़ाम्स आने रहते थे तो मैं ये करती थी कि 1 मंथ का यहाँ से भी गैप ले लेती थी और सर को बता देती थी कि सर अभी कॉलेज का एग्ज़ाम है, तो हम लोग का फिर ऐसे सर लीव भी दे देते थे 1 मंथ का। उसके बाद फिर कॉलेज का अच्छे से 1 मंथ में हो जाता था कॉलेज, है ना। उसके बाद फिर वही उसको क्लियर करके फिर ये ज्वाइन कर लेते थे। और फिर यहाँ से नहीं, पहले मेरा प्री था। पहले मेरा ये था कि कम से कम पहले प्री हो करके, प्री की पहले चीज़ें समझ में आई। उसके बाद फिर मैं सोची फिर लास्ट में फिर मेंस करूँगी, तो वही 4th या 5th ईयर से मैंने फिर मेंस का चालू किया था प्रिपरेशन ऑलमोस्ट। हाँ, सेक्शंस ऐसे हैं कि अभी तो पूरा चेंज हो गया है ना, तो अभी तो न्यू वाला कर रहे होगे ना, और हमारे में तो पूरा पुराना ही वाला चला था। तो मेरा ये कि सेक्शंस को ना आप ऐसा जैसे कि यूट्यूब वगैरह में भी आप देख सकते हो उसके ट्रिक्स, कुछ ना न्यू ट्रिक्स आजकल बनाते हैं उसमें, है ना। वैसे भी बनाते हैं और सर भी बताते हैं ट्रिक्स यहाँ पर, तो उसको फॉलो कर सकते हो। और बाकी जैसे मैंने बताया ना, आते जाते कुछ याद आ रहा है सेक्शन, वो एकदम ऐसे, तो मतलब उसके पीछे याद करो। जैसे जैसे सर हमको बताते थे कि जैसे जा रहे हैं रास्ते में, तो गाड़ी का जैसे नंबर दिखा अपन को, है ना, तो वहाँ 25 लिखा है गाड़ी के नंबर में, तो याद करो हमने कल क्या पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी आपने पढ़ा होगा, तो सीआरपीसी में 25 क्या है, ऐसा, और याद आता है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो मेरा मतलब यही है कि यूज़फुल रहे बस, वैसे में हो जाता है धीरे धीरे, अगर आप लगातार उसको पढ़ते रहोगे ना। या जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई फ्रेंड्स हैं आपके, है ना, फ्रेंड सर्कल में, तो एक दूसरे से जैसे आप पूछोगे ना, जैसे जैसे खुद के बजाय, खुद तो पढ़ ही रहे हम, है ना, खुद को तो टाइम देना ही है, पर साथ में जैसे फ्रेंड्स के साथ भी अगर ऐसे होता है, या किसी को बोलोगे आप पूछने, है ना, घर में भी किसी को भी बोल सकते हैं कि इसमें ऐसे पूछ लो, तो ऐसे बोलने से बहुत याद होता है, देखने से चीज़ों को, बोलने से चीज़ों को, है ना, और सुनने से भी, ये तीनों चीज़ से बहुत अच्छे से याद होता है। हाँ, ऐसे मेरे साथ भी होता था, मतलब बोलने वाला तो मेरे साथ भी होता ही था ऐसे, पर मेरा ऐसा रहता था सर के साथ जो पढ़ रहे हैं ना, उनको तो करना ही था, है ना। जो पुराने रहते थे चैप्टर्स या जो भी सब्जेक्ट्स, तो मेरा यही रहता था कि उसको रिवाइज़ या तो किसी फ्रेंड के साथ कर लो, है ना। तो मेरे मतलब ऐसे सीनियर्स थे, तो मैं उनके साथ ही रिवाइज़ ऐसे करती थी। कुछ कुछ सीनियर्स ने बहुत मदद किया था, मतलब वो ऐसे था कि उनके सामने, मतलब एक वैसे मैं बच्ची ही थी ना स्टार्टिंग से, तो उन लोग के साथ भी ऐसा रहता था कि बहुत मदद की और बहुत कोऑपरेट किए। तो उनके साथ भी आधा चीज़ तो मतलब मेरा उनके साथ ही याद हो जाता था, सुन सुन के याद होता था। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप सुन सुन के ऐसे ग्रुप्स बना के कर सकते हैं। केस लॉस देखो ऐसा है कि उसका भी ना कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है,
तो इसमें ये कर सकते हैं कि जो फेमस वाले केस लॉज है ना, तो वो बस कर सकते हैं। और ज़्यादा उसमें मेरे ख्याल से जितने सर बता दिए ना यहाँ पर, है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत केस लॉज है, आर्टिकल 21 के जैसे बहुत सारे हैं, कम से कम 100 केस तो उसी के हैं, है ना। तो उसमें ऐसे कर सकते हैं कि सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना ये है कि लिमिटेड ही पढ़ो, है ना, जितना आ सकता है। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, है ना, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, एक कि इतना मैंने पढ़ा है और इतना मुझे याद है। और बाकी मेरा तो मानना यही है कि बर्डन जैसे मत पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो कोई भी चीज़ों को, तो वो भूलेंगे नहीं उसको लास्ट तक फिर। हाँ, जजमेंट में मैंने केस लिखा था, इस बार भी मैंने क्रिमिनल में केस लिखा था। सिविल का तो मुझे केस नहीं याद आ रहा था उस टाइम, तो मैंने क्रिमिनल में 2 केस लिखा था। हाँ उस टाइम नहीं, क्या है, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पहले ही मैंने, जब मैं रिवीजन कर रही थी ना अपना मेंस का, तो उसके पहले ही मैं केसेस को एक अलग से, अब वो बना लीजिए, मतलब एक चार्ट फॉर्म में ना अलग से मैं उसको बना लेती थी कि ये केसेस हैं पर्टिकुलर, ज़्यादा केसेस नहीं, 10 या 10 to 12, है ना, ऐसा कुछ केसेस, 10 से 15 केसेस मैं अलग से लिख लेती थी। तो उसमें भी ऐसा रहता था, सिर्फ वही याद करना है, बाकी कुछ देखना नहीं है इधर उधर। और मेरा तो मतलब ऐसा था, मेरा एक है कि मैं कोई चीज़ को, मीन्स मेरा ऐसा था कि नोट्स के फॉर्म में बनाती थी मैं। जब तक मैं कोई चीज़ को लिखती नहीं हूँ ना, तो मुझे याद नहीं होता। जैसे बहुत सारों का रहता है कि बुक से हो जाता है याद, है ना, बुक की लैंग्वेज देख के। पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम था शुरू से, मेरा मतलब बचपन से प्रॉब्लम था कि मेरे को कोई चीज़ जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखूँ या उसका नोट्स प्रिपेयर नहीं करूँ, तो मुझे याद नहीं होता है कोई चीज़। तो मेरा हमेशा से आदत था और इस चीज़ को मैं हमेशा फॉलो करती ही थी। मतलब मैं नोट्स बनाऊँगी, और अगर ये जैसे आप मेरा बुक भी देखोगे ना, तो बुक में मेरा पूरा कलरफुल कर देती थी मैं अपने बुक को, जैसे पूरा हाईलाइटर, मतलब एकदम ऐसा इंटरेस्टिंग बना के उसको पढ़ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है याद रखने के लिए। हाँ, बेयर एक्ट के भी मैं नोट्स बनाती ही थी, और हाँ पॉइंटर करके, और जहाँ तक हो सके ना, आधे नोट्स तो यहाँ जब जैसे सर पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से नोट्स बनाते गए अगर बुक में, है ना, तो आधे नोट्स तो यहाँ यहीं प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, है ना। और कुछ एडिशनल अगर रहता है तो वो घर में बना सकते हैं हम जाके, बाकी बुक में ही पूरे नोट्स हो जाते हैं। प्रीलिम्स में वही प्रीलिम्स में जैसे 15 सब्जेक्ट्स रहते थे, है ना, तो उसमें जैसे सर के हिसाब से, जैसे वो टेस्ट सीरीज़ फिक्स करते थे ना सर, तो उसके हिसाब से रहता था, अलग अलग डेट में अलग अलग। तो मैं प्रॉपर उन्हीं सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करती थी जो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से, तो ऐसे में सब्जेक्ट्स का भी अच्छे से हो जाता था और सारे सब्जेक्ट्स कवर भी हो जाते थे। तो ऐसे करते रहना चाहिए। और मेरा ऐसा भी था कि जैसा एक मेजर और एक माइनर, ऐसा, तो अगर अब दिन में एक मेजर एक माइनर का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ोगे ना, तो वो दोनों साथ साथ चलते रहेगा। तो कोई भी एक मेजर एक माइनर, ऐसा मैंने करती थी। ऐसा कुछ टाइम तो नहीं था, पर जैसे मेजर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही था, जैसे 1 वीक वगैरह लग जाता था रिवीजन करना है तो। और बाकी तो माइनर्स वाले जो रहते थे वो 1-2 दिन में हो जाता था, माइनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो मैंने बुक बताया ना सिंगल का, तो उसमें, हाँ उसमें ना अलग अलग चैप्टर वाइज रहता है। तो मैं ये करती थी कि पहले जो चैप्टर है, पहले मैं ये करती थी, एक बुक सामने रखती थी बेयर एक्ट और वो बुक सिंगल की, और उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं उसको पहले बेयर एक्ट में टिक करती थी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये नहीं है कि हमको सारे सेक्शंस पढ़ना है या सारे आर्टिकल्स पढ़ना है, ऐसा क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि इतना सारा याद रखें, है ना। तो मैं यही बोलूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो और उसी को बस रिवाइज़ करो। ज़्यादा बर्डन से या टेंशन से सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस लिमिटेड ही पढ़ो और अच्छा पढ़ो, मेरा ये। इंडेक्स तो मैं ऐसा इंडेक्स तो नहीं करती थी, बस बेयर एक्ट्स में ही नोट्स बनाती थी, उसी को हाईलाइट कर करके,
और बेयर एक्ट के ऊपर ही पूरा जैसे सर बताते हैं ना उसी में लिख लो वहाँ पर। तो जब हम उसको पढ़ते हैं साथ साथ तो याद रहता है कि यहाँ जो सर समझाते हैं और घर जाके फिर तो हमेशा के लिए बेयर एक्ट में अगर लिख लेते हैं एक बार तो हमेशा वो याद हो जाता है फिर। और किसी को कुछ? थैंक यू। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा आपको। पूनम कभी कभी मुझे बोलती थी कि आज सर ने क्लास में थोड़ा सा डांट लगाई है, कुछ कम पढ़ाई करके गए थे तो सर ने डांटा हम लोगों को करके। तो मैं ये पूनम को ये समझाता था कि बेटा ये जो डांट है यही आपका आशीर्वाद है समझिए, और यही आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो कभी भी यदि गुरु यदि नाराज़ हो रहा है आपके ऊपर में कि आप कम पढ़ करके आए हैं तो उसको ये मत समझिए कि वो आपसे कोई जाति दुश्मनी निकाल रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे यहाँ पर 80 स्टूडेंट हो तो 80 का सिलेक्शन होना चाहिए। कोई भी गुरु अपने किसी भी शिष्य के लिए कभी भी गलत नहीं चाहेगा। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, फीस जो थी कभी भी, मैं सॉरी चाहूँगा पहले नहीं बोल पाया था, फीस कभी भी सर ने मुझे नहीं बोला, ये बोला कि आप जो दे सकते हैं दीजिए। तो उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक छोटा सा एडवोकेट और घर की स्थिति कुछ ऐसी रहती थी कि कभी मैं टाइम से फ़ीस भी नहीं दे पाता था। तो सर ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मैं आपको मतलब ये फीस वाला मैटर तो मैं नहीं चाह रहा था आपसे बोले ये, बट मैंने कभी इसका रिकॉर्ड रखा नहीं, वो आप भी जानते हैं। आए बोले सर मैं मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका मैं रख लिया, स्टाफ को भी नहीं मालूम होगा कि क्या है। अच्छा आपको अब चूँकि आप हैं यहाँ पर तो ये नए बच्चे हैं तो ये शायद अभी तो आप लोग मेरे गुस्से से जो है वाकिफ़ हुए नहीं। अभी आपने बहुत कम गुस्सा देखा है मेरा। कोविड के पहले का गुस्सा पूछते आप, मतलब हो सकता है कि कोविड ने सुधार दिया, या ये हो सकता है कि मुझे परिवर्तन देखने को इसलिए कि भाई मैं पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोग तो कुछ नहीं है। मैं तो सैटरडे वाला तो सबको है, अभी तो इन लोग बहुत कम होता है। ऑनलाइन होने के कारण क्या है वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। कई बार तो क्लास छोड़ के भाग जाता था, नहीं पढ़ाऊँगा आज करके। ऐसा कई भी हुआ है, कई बार ऐसा नहीं है, नहीं वो चीज़ें तो बहुत कॉमन है मेरी। मतलब अगर मेरे को सही जो जानते होंगे वो ये चीज़ तो जानते हैं कि नहीं सर का नेचर ऐसे ही है करके। तो ये चीज़ें तो थी। तो पूनम वगैरह सभी डांट खाए यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ये जज बनेंगे तो ये भी बोलेंगे खड़े भी हुए हम लोग। और मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ, मेरे यहाँ से अगर कोई जज बना है और वो प्री पढ़ा है मेरे यहाँ फिजिकली, तो उससे पूछ लेना सर आप खड़े हुए हो कि नहीं। अगर वो बोलते मैं कभी खड़ा नहीं हुआ तो झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, ये सबको खड़ा होना पड़ता है। और वो जो सैटरडे की क्लास होती है वो आपको यहाँ आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ भले आपको गिराती है, बट वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बहुत उठाती है। ठीक है, क्योंकि आप जब 4-5 लोगों के साथ बैठेंगे और जब रैपिड फायर रैंडम क्वेश्चन होंगे अलग अलग वेरियस ऑफ लॉ से और जीके से आपकी लाइफ से, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मतलब मशीन गन से ज़्यादा आपका माइंड चलना चाहिए, तब जाके आप उसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज़ आप कोलैप्स हो जाएंगे वहाँ पे। कि आप लोगों को डे 1 में भी एक चीज़ ये बोला था कि 151 लोग क्या है आ रहे हैं होना, तो इसमें सिलेक्शन 102 लोग फेल होंगे। मैं दावा तो सबका नहीं कर सकता, जो बेहतर होगा करेगा। वो आपके साथ भी लागू होता है कि भाई जितनी नंबर आप सीट है उतने सिलेक्ट होंगे। उसमें आप आते हो कि नहीं, ये डिज़र्व आप करते हो, आपकी मेहनत करती है, आपका डेडिकेशन करता है, फिर उसके बाद लक होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप निकले घर से, सही टाइम पे निकले, ट्रैफिक में फंस गए, ट्रेन छूट गई, ये आपका लक है। बट आप घर से ही नहीं निकले और सोचोगे कि ट्रेन पकड़ ले, तो आपका डेडिकेशन ही नहीं है, आपका डिज़र्व नहीं करते, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। चलिए आज है आप लोग यहाँ, तो मैं बताता हूँ। ये ग्रुप जो है हम लोगों का, ये जो बैच है, ये बैच बहुत डल बैच है। बट इस बैच में मुझे ऐसा लगता है कि कल ही मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो सिलेक्ट हुआ है, वो कल आएगा, उससे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उससे बात हुई तो बोले यार इस बैच में मुझे 5-7 लोग 10 लोगों के कारण ऐसा लगता है कि मुझे क्लास में मज़ा आता है। और आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा, क्या कंपटीशन है उन लोगों के बीच में। मतलब होड़ है कि मैं इस बार पहला आऊँगा, मैं इस बार पहला आऊँगी। और इसमें आपको बता रहा हूँ 2 भाई बहन बैठे हुए हैं, ये दोनों आपस में लड़ते हैं घर में कि मेरे को पहला आना है। एक हुए और कहाँ है भाई बहन ये, ठीक है, और दोनों में होड़ है
कभी ये पहला आती है, कभी वो आती है, कभी कभी ये दोनों पीछे हो जाते हैं, ये आ जाती है, कभी कभी ये आ जाता है, ऐसे करके इस बैच में 8-10 लोग का ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर ये मतलब कंपटीशन दिखता है और मज़ा तो वहीं आता है। बाकी तो ऐसा है कि भाई तो आपके ऊपर है, आप लोग समझ में आ जाता है आपको, मुझे समझ में आता है। मतलब इनकी सबसे बड़ी बात ये है, इनको बोलता हूँ पढ़ के और नहीं पढ़ के आते, तो ये चीज़ें हैं, इनको सुधारना पड़ेगा और जिस दिन सुधर जाएंगे तो उस दिन। अच्छा, ये इतनी लकी बैच है कि इन्होंने एक साल में 2 रिजल्ट देखा और दोनों रिजल्ट के दोनों टॉपर देखे और इतने लोगों का यहाँ एक्सपीरियंस सुना, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से सुनने के बाद तो फिर एक कान काहे के लिए दिया है, सुनने के लिए, और दूसरा कान काहे के लिए दिया है, गाने के लिए, ठीक है। और ऐसा होता है। तो चलिए, एंड ऑफ हमारी एकेडमी की तरफ से जो है